तो वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स क्लास। तो आज हम लोग आपका 11 अप्रैल का एनालिसिस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, तो मैं आपको बताता चलूं कि देखिए हमारा ऑलरेडी आपका नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स जो भी चल रहा है उसका पीडीएफ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अवेलेबल है। तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप डायरेक्ट हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं सर। पहली न्यूज क्या है? मूव टू सेलिब्रेट 800 ईयर्स, हाँ, मूव टू सेलिब्रेट 800 ईयर्स ऑफ एडवेंट ऑफ स्यूकापा टू आसाम। तो जो सुकापा जी हैं, जो अहोम डायनेस्टी के पहले रूलर माने जाते हैं, तो उनका जो अराइवल हो रहा है आसाम में उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। उस दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? एज ए असम दिवस, ठीक है। तो उसी के सेलिब्रेशन की तैयारी चलती है, जो कि हर साल कब होता है? दिसंबर 2 को होता है, ठीक है। तो 2028 में एक अच्छा रिमार्केबल टाइम कवर हो रहा है, तो उसको अच्छे से सेलिब्रेट करने की तैयारी चल रही है। जैसे 1228 में अहोम किंगडम स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो अभी जो 2028 आएगा उसमें आपका 800 ईयर्स पूरे होने जा रहे हैं। तो वो जो 800 ईयर्स पूरे हो रहे हैं ना, टू सेलिब्रेट द एडवेंट ऑफ 800 ईयर्स ऑफ स्वर्गदेव शोलुंग स्यूकापा टू आसाम, उसको सेलिब्रेट करने की प्रिपरेशन चल रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है? असम दिवस किस दिन बनता है? दिसंबर 2 को। दूसरा, ये आपका टाइमलाइन है कि अहोम किंगडम कब बना? 1228 में। फिर 1951 में आसाम को स्टेटहुड मिलता है। 72 में नया कैपिटल सिटी, यानी कैपिटल कहाँ शिफ्ट होती है? दिसपुर शिफ्ट होती है। और उसके बाद 1996 में पहला असम दिवस आपका सेलिब्रेट होता है ऑन दिसंबर 2। तो ये कुछ टाइमलाइंस हैं, ईयर्स हैं, जिसपे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट, अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो सुकापा जी कौन है? फाउंडर ऑफ द अहोम डायनेस्टी हैं। कब आए? 1228 में आए, ठीक है। और कुछ बेसिक जानकारी है वो सब आपकी यहाँ पर मेंशन है, पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहां से इसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज नागालैंड से है। तो नागालैंड शाओलिन कुंफू एसोसिएशन रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 4th इंडो नेपाल इंटरनेशनल गेम्स 2024, ठीक है, हेल्ड एट पोखरा, नेपाल। द इवेंट फीचर्ड मल्टीपल डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग मार्शल आर्ट्स, ठीक है। तो जो नागालैंड के शाओलिन कुंफू हैं, उन्होंने वहां काफी मेडल जीते हैं। तो उसी की यहाँ पर डिटेल है कि 5 गोल्ड, 6 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज। तो अपने नॉर्थ ईस्ट में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें स्पोर्ट्स सेक्शन का एक अपना अलग स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस होता है। तो जो भी स्पोर्ट्स के इवेंट हो रहे हैं उसको आप एक अलग से लिस्ट बना के रेडी रख सकते हैं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स हो रहे हैं, उनमें किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका एक अलग से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसका ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस क्या है इस तरह के इवेंट्स का, तो इससे हमें पता चलता है कि सर हमारा जो मार्शल आर्ट्स कल्चर है उसको प्रमोशन मिलता है, और हमारी जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है उसको इनहेंस करता है। देखिए, स्पोर्ट्स हो गया, या जो हमारी फिल्में हैं, या जो हमारा खाना है, या जो हमारा कल्चर है, जब हम दूसरे कंट्री के सामने उसको प्रेजेंट करते हैं तो ये हमारी सॉफ्ट पावर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और भारत की हमेशा कोशिश रहती है कि वो अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाए और दुनिया भर के सामने प्रेजेंट करे, ठीक है। तो ये हमारी किस में काउंट हो जाता है? सॉफ्ट पावर में। और अगर हमारे ही एरिया से, हमारे ही देश से, हमारे ही शहर से, स्टेट से लोग अगर मेडल्स जीतते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनके जो जूनियर्स हैं या जो यंग एज और उनसे जो यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर भी एक मोटिवेशन बनता है कि हम भी एक कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो स्पोर्ट्स में यूथ का पार्टिसिपेशन है उसको भी आपका इनकरेजमेंट मिलती है। It showcases Nagaland's growing sports potential on international प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, ये कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे आपका इवेंट था 4th इंडो नेपाल नेशनल गेम्स, कहां पर हुआ? पोखरा, नेपाल में हुआ, ठीक है। उसके अलावा इंडियन स्टेट कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा था? नागालैंड। नागालैंड ने कितने? टोटल 21 मेडल्स जीते। तो ये जरूर ध्यान रखना, टोटल कितने मेडल्स जीते? 21। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सर। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू
आपका गवर्नमेंट अलॉट्स 18 करोड़ टू स्प्रूस अप वार्ड्स लेक, ठीक है। तो ये आपके मेघालय गवर्नमेंट ने 18 करोड़ एलोकेट किए हैं फॉर द रेनोवेशन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ वार्ड्स लेक। The initiative is part of a broader urban renewal and tourism promotion strategy. The project aims to enhance eco-tourism and sustainable tourism in शिलोंग, ठीक है। तो शिलोंग में आपका जो इको टूरिज्म है उसे प्रोमोट करने में ये काफी सिग्निफिकेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आपसे ये लेक के बारे में सवाल कर सकता है कि ये लेक कौन से स्टेट में लोकेटेड है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे इको फ्रेंडली टूरिज्म बढ़ेगा। उसके अलावा जो आपका लेक है उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। वार्ड लेक कहाँ पर लोकेटेड है, शिलोंग में लोकेटेड है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम पोलोक्स लेक, ठीक है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड और अभी फिलहाल मेघालय स्टेट गवर्नमेंट ने 18 करोड़ अलॉट किए। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि आपका इसमें कितना वो ये लेक कहाँ लोकेटेड है, पहली चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरा, जो मेघालय के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मेंस स्पेसिफिक में इसका जरूरी है कि वो ये जरूर ध्यान रखें कि कौन से इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। मिजोरम क्राइम फिगर्स रिव्यूड मेजर म्यांमार रेफ्यूजी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो आपका म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ था 2021 में, जिसके बाद 36,000 रेफ्यूजीज प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम द चिन कम्युनिटी हैव सॉट शेल्टर इन मिजोरम, ठीक है। तो जो चिन पीपल हैं दे शेयर एथनिक एंड कल्चरल टाइज विद द मिजोज, लीडिंग टू अ सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स फ्रॉम द मिजोरम गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी। तो आपका वहां से काफी माइग्रेशन देखने को मिलता है मिलिट्री को होने के बाद, और जो रेफ्यूजीज है उनको मिजोरम में शेल्टर भी मिलता है। और चूंकि वहां के जो लोग आए हैं रेफ्यूजीज वो सेम ही कल्चर शेयर कर रहे हैं मिजो पीपल्स के साथ, तो जो मिजो गवर्नमेंट है और वहां की जो सिविल सोसाइटी है वो भी उनके प्रति एक सॉफ्ट अपना कॉर्नर प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, लीडिंग टू अ सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स। अब इसमें पॉइंट क्या आ रहा है कि अभी जिस तरह से इलीगल एक्टिविटीज वहां पर बढ़ी हैं, तो कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि इसमें जो आपका रेफ्यूजीज आए हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है। तो रिपोर्ट सरफेस लिंकिंग सम रेफ्यूजीज टू इलीगल एक्टिविटीज लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग एंड डॉक्यूमेंट फोर्जरी। अब इसमें जो होम मिनिस्टर है मिजोरम के, तो उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि दैट मेजॉरिटी ऑफ म्यांमार रेफ्यूजीज आर नॉट इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्ट्स। तो इसमें जो वहां की सरकार है वो उसको इतना सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सर मिजोरम और म्यांमार के बॉर्डर इशू की बात कर लेते हैं, या ओवरऑल इंडिया म्यांमार के बॉर्डर की बात करें तो इंडिया म्यांमार शेयर्स अ 1643 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर। और कितने स्टेट्स कवर हो रहे हैं, 4 स्टेट्स आपका अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो सबसे बड़ा बॉर्डर आप देखोगे ऑलमोस्ट अरुणाचल और मिजोरम शेयर कर रहे हैं, उसके बाद ये आपका मणिपुर और आपका ये नागालैंड, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा अपना अरुणाचल का हो गया, ये नागालैंड का हो गया, ये मणिपुर का हो गया, ठीक है, ये आपका मिजोरम का हो गया। तो ये 4 स्टेट्स हैं जो किससे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं सर, आपका मिजोरम से शेयर कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब मिजोरम के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लीजिए जिसपे आपके एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस बन जाते हैं। मिजोरम की अगर हम बात करें, मिजोरम वाज द 23rd स्टेट ऑफ इंडिया। कब बना सर, 20 फरवरी 1987, ऑन द सेम डेट ऑन विच आपका अरुणाचल वाज क्रिएटेड। अरुणाचल को भी स्टेटहुड 20 फरवरी 1987 को मिला और मिजोरम को भी स्टेटहुड 20 फरवरी 1987 को मिला, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखो तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में है। और अगर हम कौन कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है अपना मिजोरम, तो हम बात करें तो एक तो सर आप देख सकते हो ये मणिपुर हो गया, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हो ये त्रिपुरा हो गया, ठीक है।
और उसके बाद आप देख सकते हो ये आपका आसाम हो गया। और इधर अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करो तो ये म्यांमार के साथ शेयर कर रहा है। तो बॉर्डर बाई त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर, ये तो अपने स्टेट बॉर्डर्स हो गए। और इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें तो एक म्यांमार है और दूसरा आपका ये बांग्लादेश है। तो ये साइड अगर आप देखोगे ये बांग्लादेश से भी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये आप ज्योग्राफिकल लोकेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अपने ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। वो पूछता रहता है कि ये स्टेट आपका किस स्टेट से बॉर्डर कर रहा है, किस कंट्री से बॉर्डर कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के पूछने के चांसेस हाई रहते हैं। तो अगर हम म्यांमार से बात करें तो मिजोरम का ऑलमोस्ट अराउंड 510 किलोमीटर का बॉर्डर है, बांग्लादेश के साथ अराउंड 318 किलोमीटर का बॉर्डर है। नेक्स्ट न्यूज की हम बात करते हैं जो मणिपुर की है। कुकीजू जो काउंसिल है, इट सेज नो टू पीस डील, साइट लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अनएक्सेप्टेबल टर्म्स। ठीक है, तो अभी जो कुकीजू काउंसिल से जो कुकी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाती है, तो अभी एक होम मिनिस्ट्री ने एक 6 पॉइंट का पीस प्रपोजल रखा जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो उसी के ऊपर ये आपका न्यूज है। तो जो काउंसिल है, इट इज अ सिविल बॉडी रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कुकीजो ट्राइबल कम्युनिटीज इन मणिपुर। नेक्स्ट अगर हम पीस प्रपोजल की बात करें जो होम मिनिस्ट्री से आया था, तो इसमें बात करी गई थी सर म्यूचुअल सीज फायर की, फ्री मूवमेंट विदाउट ब्लॉकेट्स, रिटर्न ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्संस, सरेंडर ऑफ आर्म्स, rehabilitation and reconstruction, continued dialogue under MHA guidance. So these were the 6 points that were proposed, जिसको कुकीजो काउंसिल ने अभी सपोर्ट नहीं किया है। उनका कहना है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो ही प्रॉपर नहीं है, तो हम इसको इस तरह से ऐसे साइन नहीं कर सकते। तो ये आपका न्यूज का पॉइंट था। नेक्स्ट हम बात कर ले सर आपका मणिपुर की जब बात हो रही है तो मणिपुर को कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल राइट किस आर्टिकल से मिलता है, ये जरूर ध्यान रखना, 371C। इस पे इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं। ठीक है, देखो जो भी न्यूज आ रही है ना उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट जरूर करते जाना है, क्योंकि स्टैटिक फैक्ट पे आने के क्वेश्चन चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, एडीबी परमिट्स $85.4 मिलियन लोन टू त्रिपुराज वाइटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने त्रिपुरा को लोन दिया है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का नेम है त्रिपुरा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंप्रूव क्रिटिकल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर बाय बूस्टिंग कॉम्पिटिटिवनेस इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड प्रोमोटिंग जॉब क्रिएशन। ठीक है, तो इसमें 9 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के अक्रॉस ये आपका डेवलपमेंट किया जाएगा। अब इसमें एडीबी का रोल क्या है, एडीबी पहले भी सपोर्ट कर चुका है इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इंडिया में। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एडीबी के बारे में जान लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। देखो अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम पे अगर आपसे सवाल पूछेगा तो मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है वो इससे आपका क्या पूछेगा, हेडक्वार्टर पूछेगा। तो वो ध्यान रखना कहां पर है, मनीला फिलीपींस में। ठीक है, और 1966 में ये स्टैब्लिश हुआ था। इंडिया ने इसको एज ए फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन किया था। जैसे ग्लोबल लेवल पे हमारा एक वर्ल्ड बैंक है, तो उसी बेसिस पे हमने अपना एशिया के रीजनल लेवल पे एडीबी को क्रिएट किया। तो इंडिया इज करेंटली द 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर। तो आपके लिए होमवर्क है बताना सर टॉप 3 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स कौन है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट बोरोवर फ्रॉम एडीबी इन रिसेंट ईयर्स। तो ये आपका एडीबी के रिलेटेड पॉइंट्स थे। बाकी इसका जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली न्यूज एनालिसिस में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।